गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेबी से। आज हम जेबी से के इकोनॉमिक्स थॉट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इनके आर्थिक विचार पढ़ेंगे। देखिए, जेबी से का जन्म फ्रांस में लियोनस नामक स्थान पर 5 फरवरी 1767 को हुआ था। ठीक है, ये को है। देखिए, वे फ्रांस के एक प्रसिद्ध पत्रकार और कुशल व्यापारी थे। ठीक है, और उच्च अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के भक्त थे। ठीक है, एडम स्मिथ आप सभी जानते हैं, उनके इकोनॉमिक्स थॉट्स पे भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स थॉट एडम स्मिथ के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जो जेबी से थे वो एडम स्मिथ के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन का बहुत गहराई से और बहुत गहन अध्ययन किया और वो उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जब वो उनके विचारों से, उनके थॉट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए तो उन्होंने भी इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट शो किया। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स पे, आर्थिक समस्याओं पे फिर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने भी फिर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। फिर उसके बाद 1832 में उनका निधन हो गया। चलिए, अब हम जेबी से के आर्थिक विचार पढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने अपने आर्थिक विचारों को 2 भागों में बांटा है। पहला है समालोचनात्मक विचार, दूसरा है स्पष्ट विचार। ठीक है, समालोचनात्मक विचार में उन्होंने अपने कुछ थॉट्स बताए हैं, हम अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी में हमारे नए नए इकोनॉमिक्स आते गए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, जैसे जैसे उन्होंने अर्थशास्त्र को देखा, उन्होंने उस हिसाब से परिभाषाएं दी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जे.एस. मील के बारे में। जे.एस. मील ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र माना है। ठीक है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना है, जिसके अंदर हम धन की व्यवस्था करते हैं और धन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो जेबी से है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम उत्पादन, वितरण और उपभोग के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांट दिया, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र की ये परिभाषा दी है। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है उत्पादन संबंधी विचार। देखिए, उन्होंने उत्पादन पर अपने विचार व्यक्त किए। जो एडम स्मिथ थे, उनका ये कहना था कि जो उत्पादक है वो भूमि होती है, यानी कि भूमि जो है वो ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है और जो धन कमाने का ज़रिया है वो भी भूमि है। तो उन्होंने भूमि को उत्पादक माना है। ठीक है, और जो हम किसी की सेवाएं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, टीचर है, कोई एडवोकेट है, तो ये भी तो सेवाएं करके, दूसरे की सेवा करके धन कमा रहे हैं। लेकिन जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने इनको अनुत्पादक माना है। ठीक है, सिर्फ भूमि को ही उत्पादक माना है और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अनुत्पादक माना है। लेकिन हमारे जो जेबी से थे, उनका ये कहना था कि ये चीज़ें भी अनुत्पादक नहीं होती, ये भी उत्पादन करती हैं। ठीक है, और जो है इन वस्तुओं का उपभोग भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कैसे समझाया कि जैसे कोई डॉक्टर है, अगर हम किसी डॉक्टर से सलाह मांगने जाते हैं तो सलाह के बदले में वो क्या करते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने अभी ये चीज़ देखी होगी, हम कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सलाह मांगने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमें सलाह देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे भी उत्पादन किया गया है। डॉक्टर ने, हमने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने उत्पादन किया और हमने उनकी सलाह को बहुत गौर से सुना। तो क्या हुआ, उनकी सलाह का उपभोग किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी वस्तु, उनकी सलाह को सुनने के लिए हमने पैसे दिए और जो उन्होंने सलाह दी वो हमने बहुत ही गौर से सुनी। तो यहाँ पर उत्पादन भी हुआ और उपभोग भी हुआ। तो उनका ये कहना था कि ये जितनी भी वस्तुएं, सेवाएं होती हैं, डॉक्टर की, टीचर की, किसी एडवोकेट की, कोई या कलाकार है, कोई अपना सामान बेच रहा है, तो ये सब भी अनुत्पादक नहीं होते, ये भी उत्पादक होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वितरण पर विचार। देखिए, जो जेबी से थे, उनके वितरण पर विचार जो है वो उत्पादन से संबंधित थे। उनका ये कहना था जो वितरण और उत्पादन है ये एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। वो कैसे? उनका ये कहना था कि मनुष्य है वो अपनी भूमि, अपनी पूंजी किसी उत्पादक को देता है। ठीक है, उसके बदले में उत्पादक क्या करता है, वो जो मनुष्य है उस पूंजी और उस भूमि के बदले में उन्हें ब्याज देता है, लगान देता है, पैसे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों का वितरण हो गया और सामान वितरण हो गया। ठीक है, फिर उत्पादक क्या करता है, उस भूमि पर या फिर उस पूंजी से उत्पादन करता है। ठीक है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बदले में क्या होता है, उपभोक्ता क्या करते हैं,
अपनी संतुष्टि के लिए उन चीज़ों का उपभोग करते हैं, उन चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उत्पादक को पैसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सामान वितरण हो गया। तो उनका ये कहना था कि जो उत्पादन है वो वितरण से संबंधित होता है। इन दोनों में, वितरण में और उत्पादन में, एक सामंजस्य पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य सिद्धांत। देखिए हमारे जो पुराने इकोनॉमिक्स थे, जिन्हें हम परंपरावादी अर्थशास्त्री बोलते हैं, वो जो है श्रम सिद्धांत को मानते थे। किसी भी वस्तु का मूल्य जो निर्धारण किया जाता है वो उसके श्रम पे किया जाता है, कि जितनी उस वस्तु में मेहनत लगी है उसके अकॉर्डिंग ही उस वस्तु का मूल्य होगा, उसका प्राइस होगा। लेकिन जो जेबी से थे वो उनके इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था जो वस्तु का मूल्य है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता है, जो वस्तु जिस किसी व्यक्ति को जितनी संतुष्टि प्रदान कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उस वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। वो उनके श्रम सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो कोई भी मूल्य, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो उसकी उपयोगिता बनाती है। जो जितनी चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होगी, जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी, जितना ज़्यादा लोग उसे उपभोग करेंगे, तो जो उसकी उपयोगिता होती है वो उसके मूल्य का सही निर्धारण करती है। और उसका जो मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए वो उसकी उपयोगिता के अनुसार किया जाना चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है स्पष्ट विचार। देखिए जेबी से ने बाजार के कुछ नियम बताए थे। उनका ये कहना था कि हमारी इकोनॉमी में जो पूर्ति होती है वो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जन करती है। यानी कि हम अपनी इकोनॉमी में कितना भी उत्पादन कर लें, उसकी मांग अपने आप सर्जन होगी, उसकी मांग अपने आप मांगी जाएगी, ठीक है। तो देखिए उन्होंने सबसे पहला पॉइंट था उनका कि अति उत्पादन की घटना असंभव है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जो अति उत्पादन की जो घटना होती है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्टॉक जमा हो जाते हैं लेकिन उसकी मांग नहीं होती। तो उनका ये कहना था कि ऐसी हमारी इकोनॉमी में स्थिति असंभव है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप जितना उत्पादन करेंगे उसके क्रेता खुद ब खुद बाजार में पैदा हो जाएंगे, यानी कि उनकी मांग जो है वो खुद ब खुद की जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने ये एज्यूम करके चला था। सेकंड पॉइंट था सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। उनका ये कहना था कि जब सब लोग सही तरीके से उत्पादन करेंगे, सही लोगों को मतलब सही तरीके से श्रमिक मिलेंगे, जब उत्पादक होगा जाहिर सी बात है वो श्रमिक रखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो बाज़ार में सामान जाएगा। तो एक तरीके से बेरोज़गारी को उन्होंने असंभव माना था। उनका ये कहना था कि अगर बेरोज़गारी हुई तो वो भी कम समय के लिए होगी, ज़्यादा समय के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने जो सामान्य बेरोज़गारी है उसको असंभव माना था, संभव नहीं माना था। देखिए थर्ड और हमारा लास्ट पॉइंट है आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजनशील होती है। सॉरी गाइज, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर है आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजनशील होती है। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहकर चले थे अपने बाजार नियम में कि हमारी जो आर्थिक प्रणाली है उसके अंदर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई भी दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। हमारी जो आर्थिक प्रणाली है वो स्वयं समायोजनशील होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो भी क्रेता हैं, विक्रेता हैं, वो स्वयं स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो हमारा जो बाज़ार है, हमारे जो क्रेता हैं, विक्रेता हैं, उत्पादक हैं, उनका विकास होगा। वो खुद से स्वयं अपना उत्पादन कर पाएंगे और अपनी जो जितनी भी बाज़ार नियम है, मतलब एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उनका ये कहना था कि हमारी आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजनशील होनी चाहिए, उसमें सरकार का कोई भी समायोजन नहीं होना चाहिए। तो ये थे जेबी से एक इकोनॉमिक्स थॉट। आप बुक से, अपने मॉडल से इन्हें और अच्छे से रीड कर सकते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।